तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं और अयोध्या में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। ये कहा कि क्या कोई अब हनुमान चालीसा मंदिर में पढ़वा सकता है? नहीं, अयोध्या की एक अलग पहचान बन रही है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर अटैक करते हुए कहा कि उन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई थी। सीएम योगी ने अयोध्या के लोगों से पूछा कि क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जा सकता है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं और अयोध्या में अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री ने हमला बोला और पिछले इतिहास को याद दिलाते हुए ये बताया कि पहले हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अता करवाई गई थी। क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़वा सकता है? गंदगी पहचान बन चुकी थी और तो और जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? तो जब से अखिलेश यादव अयोध्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे हैं, तभी से लगातार सीएम योगी भी अपने हर संबोधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर अटैक करते हैं और उनका इतिहास उन्हें याद दिलाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और आज वो समाजवादी पार्टी अब राम भक्ति की बात करती है, अयोध्या की बात करती है। मनसा साफ हो तो कार्य अपने आप होते हैं, नीति स्पष्ट हो तो नियंता अपने आप सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। आज वह अयोध्या में दिखाई देता है। प्रभु श्री राम की कृपा और पवन सुत हनुमान जी की भी असीम आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो अयोध्या के सारे काम अपने आप ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे, इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। जिसको तुम कब्जा करवा रहे थे, वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे, उस श्रृंगवेरपुर को डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज सुंदरीकरण की नई मुहिम तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। अब यही अंतर है। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। आज आस्था आती है, लाखों लोग अयोध्या आते हैं, अभिभूत होकर के जाते हैं। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के मसले पर एग्रेसिव मोड में हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट अब राम भक्तों का विश्वास बहाल करने में जुट गया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने सिंधी समाज को उनकी दान की गई 200 किलो चांदी के सबूत भेज दिए हैं।
सिंधी समाज को फोटो समेत पूरी जानकारी भेजी गई है। साथ ही रसीद भेजने के लिए डोनेशन देने वालों की लिस्ट भी मांगी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सिंधी समाज के सदस्यों को आश्वस्त किया है कि उनकी ओर से दी गई चांदी की ईंटें सुरक्षित हैं और इन्हें लॉकर में रखा गया है। तो सिंधी समाज की चांदी की इन ईंटों को लेकर विपक्ष ने भी काफी हंगामा किया था और अब एक एक करके उन तमाम चीजों का सबूत ट्रस्ट की तरफ से दिया जा रहा है जिन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। बाकायदा सिंधी समाज को पूरे सबूत दे दिए गए हैं। बता दिया गया है कि उनकी दान की गई चांदी की ईंटें कहां पर हैं। 200 किलो चांदी जो है वो भेंट की गई थी सिंधी समाज की तरफ से। और जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था तो सिंधी समाज ने भी मीडिया के सामने आकर ये सवाल पूछे थे कि उनकी 200 किलो दान की गई चांदी आखिरकार कहां है। और अब वो आपके सामने है। सिंधी समाज को ट्रस्ट ने बाकायदा फोटो भेजकर ये जानकारी दी है कि उनकी दान की गई 200 किलो चांदी पूरी तरीके से सुरक्षित है। और ये करना इसीलिए भी जरूरी है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट पर एक भरोसा टूटा था वो भरोसा फिर से कायम करने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है बल्कि राम भक्तों के अंदर अपने चंदे को लेकर जितनी भी शंकाएं हैं उनको दूर करने का काम भी अब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कर रहा है। और इसी सिलसिले में सबसे पहले सिंधी समाज के जो सवाल थे उनके जवाब दिए गए हैं। बाकायदा फोटो भेजकर जवाब दिया गया है, पूरी डिटेल दी गई है। इसके साथ ही साथ डोनेशन देने वालों की भी पूरी लिस्ट मांगी गई है ताकि उन तक रसीद पहुंचाई जा सके। दरअसल चंदा देने वालों की भी शिकायत ये थी कि उन्होंने चंदा तो दिया, चढ़ावा तो दिया, लेकिन उन्हें रसीद नहीं दी गई। और अब रसीद देने का काम भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से किया जाएगा। आप ये देख लीजिए, सिंधी समाज द्वारा भेंट की गई चांदी की ईंटें हैं। 200 किलो चांदी है जिसको लेकर काफी हंगामा मचा था। विपक्ष ने भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। लगातार अखिलेश यादव सिंधी समाज को आधार बनाकर योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछते थे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट से सवाल पूछते थे। अब वो चांदी की ईंटें कहां पर हैं ये तस्वीरों के साथ आपके सामने आ चुका है। बाकायदा तस्वीर भेजकर सिंधी समाज के सवाल का जवाब दिया गया है। बताया गया है कि उनकी भेंट की गई चांदी कहां पर है। मेरे दो सहयोगी अभय पाराशर और विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, अब ये जो कोशिश की जा रही है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से, ये कोशिश कितनी कारगर साबित होगी? सिंधी समाज जो बार बार ये पूछ रहा था कि उनकी दान की गई 200 किलो चांदी कहां है, वो फोटो समेत अब सामने रख दी गई है कि सुरक्षित है और सही जगह पर है। देखिए, बिल्कुल प्राची, सिंधी समाज या फिर जिन भी लोगों ने आभूषण दिए थे, चांदी की ईंटें दी थी, धातुएं दी थी, वो सवाल करने लग गए थे क्योंकि एक विश्वास डगमगा गया था जब इस तरीके से चंदा चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, कैश रिकवर हुआ। तो एक भरोसा जीतने के लिए वापस की अब सब सुचारू रूप से किया जा रहा है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से बाकायदा एक लेटर लिखा गया है, साथ में तस्वीरें लगाई गई हैं। 200 किलो चांदी का ये पूरा का पूरा जिक्र था। 26 जनवरी 2021 को सिंधी समाज ने 200 किलो ईंटें जो हैं वो दान में दी थी और इसका सवाल पूछा था। 26 जून 2026 को एक पत्र लिखा था ट्रस्ट को कि हमें जवाब दिया जाए, हमें रसीद नहीं मिली है। इसके बाद ये पूरा मामला सबके सामने आया, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अब मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सिंधी समाज को एक लेटर लिखा गया जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि 200 किलो चांदी जो इस मंदिर के निर्माण के लिए दी गई थी, वो जो धातु रजिस्टर है उसमें प्रश्न संख्या 7 के क्रमांक नंबर 96 पर दर्ज है, यानी कि वो रिकॉर्ड में है। और इसके साथ ही यह भी बताया गया कि इसको गलाया गया ट्रस्ट के निर्णय के अनुसार सभी चांदी जैसी दान की जो वस्तुएं थी, जिसमें ये 200 किलो चांदी जो सिंधी समाज की तरफ से दी गई थी वो भी शामिल है। इनको सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद ब्रांच में भेजकर इन्हें गलाकर 20-20 किलोग्राम की 99.99% शुद्ध चांदी की ईंटों में ढालकर इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो SBI बैंक है अयोध्या ब्रांच, वहां पर लॉकर में सुरक्षित रखा गया है। बाकायदा यह भी बताया गया कि कहां पर इनकी एंट्री थी रजिस्टर में, और साथ ही यह भी बोला गया कि जिन जिन लोगों ने, सिंधी समाज ने ये दान की थी, उनकी पूरी क्रम अनुसार एक लिस्ट जो है वो ट्रस्ट को उपलब्ध कराई जाए ताकि सभी को उनकी रसीद दी जाए। और यह भी कहा है कि सिंधी समाज ने जो एक समर्पण का भाव दिखाया था, जो भी उन्हें समस्या हुई, ट्रस्ट ना टूटे, राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसीलिए एक एक करके जितने भी सवाल थे उनका जवाब बाकायदा लेटर के जरिए और सबूतों के जरिए ट्रस्ट की तरफ से दिया जा रहा है। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के
आरोपियों को लेकर भी एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि चढ़ावा चोरी के आरोपी शेयर बाजार में भी पैसा लगाते थे। इन पैसों को पहले जानकार रिश्तेदारों के अकाउंट में जमा कराते थे, फिर ये उसी पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे ताकि पैसों का सोर्स छुपे और नंबर 1 की रकम दिखाई जा सके। इसी को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के रिश्तेदार और दोस्तों के करीब 2 दर्जन अकाउंट को फ्रीज करवा दिया है। तीनों आरोपी पूछताछ के बाद जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस को शक है कि कुछ लोकल सराफा चोरी वाला सोना गलाते थे। इस लिहाज से पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच अयोध्या पुलिस ने तेज कर दी है। अब अयोध्या पुलिस की रडार पर एसबीआई बैंक के कर्मचारी हैं। पुलिस ने बैंक के कुछ कर्मचारियों को नोटिस दिया है। पुलिस इनसे जल्द पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा से भी इसी हफ्ते पूछताछ हो सकती है। वहीं चढ़ावा चोरी के 3 आरोपी अनुकल्प, लवकुश और करुणेश की रिमांड खत्म हो गई है। रिमांड खत्म होने के बाद तीनों आरोपियों को फिर से अयोध्या जेल भेज दिया गया है। 40 घंटे की रिमांड के दौरान आरोपियों के ठिकानों से पुलिस ने भारी मात्रा में कैश, सोने के जेवर, एक कार और कुछ अहम पेपर बरामद किए हैं। इसके साथ ही आरोपियों ने पुलिस पूछताछ के दौरान बताया कि आखिर ये लोग कैसे चढ़ावे की चोरी करते थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि ये लोग नोटों की गिनती से पहले ही नोटों की चोरी करते थे। आरोपियों ने बताया है कि वो नोटों की गिनती से पहले ही नोट चोरी कर लिया करते थे। सीसीटीवी कैमरों से बचते हुए चोरी की गई रकम को जुराब, जूतों और जेब में छिपाते थे। एसआईटी ने 70 बार सीसीटीवी में कर्मचारियों को नोटों के बंडल अपने कपड़ों और जूतों में छिपाते हुए पकड़ा है और इसी आधार पर अब आगे की पूछताछ जो है वो करी जा रही है। राम मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। वीआईपी पास जारी करने की पावर अब महंत दिनेंद्र दास को दे दी गई है। दिनेंद्र दास की आईडी सिस्टम में एक्टिवेट की गई है। इनके रिकमेंडेशन पर वीआईपी दर्शन पास जारी हो सकेंगे। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की आईडी डीएक्टिवेट कर दी गई है। राम मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए ट्रस्ट की सिफारिश जरूरी है। ऐसे में अब यह जिम्मेदारी महंत दिनेंद्र दास को दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। महंत दिनेंद्र दास को अब वीआईपी पास जारी करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। विशाल, एक तरफ अयोध्या पुलिस है जो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी किस तरीके से की गई, उन चोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रस्ट में जो सिस्टम है उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है और एक एक करके जिम्मेदारियों को बदला जा रहा है। इसी कड़ी में महंत दिनेंद्र दास को यह जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल प्राची, महंत दिनेंद्र दास को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है और गोपाल राव का जिस तरीके का कामकाज था उसको लेकर के जबरदस्त नाराजगी उस बैठक में भी सामने आई थी, जिसके बाद से इन तीनों ही लोगों की जो आईडी थी जिससे राम मंदिर का जो वीआईपी पास होता था, सुगम पास होता था, अति विशिष्ट वीआईपी पास होता था, इन सारे वीआईपी पास को इनकी आईडी से डीएक्टिवेट कर दिया है। यानी कि गोपाल राव और अनिल मिश्रा के साथ साथ चंपत राय जो भूमिका निभाते थे उनकी आईडी को डीएक्टिवेट करने के बाद ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि महंत दिनेंद्र दास की तरफ से ही जो आईडी के जरिए पासेस की रिक्वेस्ट आएगी उसी के जरिए उस आईडी से जनरेट करके लोगों को वीआईपी पास और जो अति विशिष्ट पास आते हैं जिसमें कई बार देखा जाता है कि बुजुर्ग लोग भी जाते हैं, दूर दराज से लोग आने वाले भी जाते हैं, उनको ये सिर्फ हक दिया गया है कि वो इस तरीके से अपनी आईडी के जरिए पास को जनरेट कर सकेंगे और बाकी तीनों लोगों की जो आईडीज थी उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय है कि जो ट्रस्ट के फिलहाल लोग हैं जिनके ऊपर किसी तरीके के आक्षेप नहीं लगे हैं, जिनकी कार्यशैली अच्छी रही है, उनको न सिर्फ बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है बल्कि उनको अवलोकन की भी जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं से न सिर्फ बचा जा सके बल्कि जो बड़ा ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगा उस आरोप को भी दिखाया जा सके कि हमने जो कार्रवाई की है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, कोई भी इसको बाहर से देख सकता है, चीजों को समझ सकता है। और ये बिल्कुल इंश्योर करने वाली बात कही जा रही है कि जिस तरीके से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वहां से हटाया गया, जिस तरीके से नियमित कर्मचारियों को वहां पे जिम्मेदारी दी जा रही है, अब उनके ऊपर जो लेयर लगाई गई है निगरानी की उसमें भी न सिर्फ बढ़ोतरी की गई है बल्कि रोटेशन पॉलिसी को भी लागू किया गया है। निगरानी भी दुरुस्त कर दी गई है, जिम्मेदारियां भी बदल दी गई हैं ताकि राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो और ट्रस्ट पर जो एक ट्रस्ट का संकट घेरा गया था कहीं ना कहीं उसको भी दुरुस्त किया जाए। शुक्रिया आप दोनों का। अब राम मंदिर को लेकर आरएसएस भी एक्शन मोड में आ गया है। आज से कर्नाटक के बेलगावी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक शुरू हो गई है। 3 दिनों की इस बैठक में राम मंदिर
मंदिर को लेकर चर्चा होगी। सुबह ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। सरसंघ चालक मोहन भागवत मीटिंग में शामिल हैं। इसके अलावा 3 दिवसीय बैठक में सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले, सभी 6 सह कार्यवाहक, सभी 46 प्रांतों के प्रांत प्रचारक एवं सह प्रांत प्रचारक भाग ले रहे हैं। राम मंदिर के चंदे में हेराफेरी के आरोपों ने संघ की नैतिक छवि को भी नुकसान पहुंचाया। करोड़ों हिंदू दान दाताओं और राम भक्तों के भीतर भी भ्रम पैदा हुआ। असमंजस और गुस्से को दूर करना अब संघ चाहता है। उनका भरोसा वापस जीतना संघ के लिए कठिन परीक्षा बना हुआ है। इसी को लेकर बैठक में मंथन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक बेलगावी में शुरू हो चुकी है। मैं फिलहाल संत मीरा प्राइमरी स्कूल के बाहर हूं, जहां पर इस बैठक का आयोजन किया गया है। संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत और तमाम पदाधिकारियों की अगुवाई में इस बैठक को यहां पर बुलाया गया है। हालांकि जो प्रांत प्रचारकों की बैठक होती है, जिसमें 136 से ज्यादा प्रांत प्रचारक जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही संघ से प्रेरित जो 32 संगठन है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, उनके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री इस बैठक का हिस्सा होते हैं। यहां पर बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। ये एक अर्धवार्षिक बैठक होती है अगर संगठन के प्रारूप को समझें तो, जिसमें साल के शुरुआत में जो अखिल भारतीय जनप्रतिनिधि सभा की बैठक होती है, उसमें जो गोल सेट किए जाते हैं, उस जो लक्ष्य को किस तरह से हासिल करना है, उस पर एक फीडबैक सेशन इस प्रांत प्रचारक जो है बैठक को समझा जा सकता है। यहाँ पर वो फीडबैक लिया जाता है कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो कहाँ तक, अर्धवार्षिक जब आधे साल पे पहुंचे तो कहाँ तक पहुंचे हैं। साथ ही क्योंकि अब संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, खासतौर पर संघ के विस्तार को लेकर, तो उस पर किस तरह से कौन कौन से राज्य से क्या फीडबैक मिल रहा है, कौन सा राज्य जो है वहां पर पिछड़ा है और कौन से राज्य ने उन्नति की है, उसके बारे में मुक्त चर्चा यहाँ पर होती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब गुरुग्राम की, जहां पौष इलाके में दीपक नांदल गैंग के 4 अपराधियों के एनकाउंटर का लाइव वीडियो सामने आया है। गुरुग्राम पुलिस और क्राइम ब्रांच ने विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल के 4 जो गुर्गे हैं उनको ढेर कर दिया है, जबकि 1 अपराधी घायल है। इस एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। ये एनकाउंटर आपको बता दें देर रात हुआ। गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 2 में हुआ। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 5 बदमाश एसजीटी यूनिवर्सिटी के फाउंडर के बेटे विशाल बैरी के घर फायरिंग करने पहुंचे थे। विदेश में बैठा नांदल विशाल बैरी से 1 करोड़ की फिरौती मांग रहा था। जब विशाल बैरी ने फिरौती देने से इनकार कर दिया तो उन्हें सुशांत लोक वाले घर पर बंधक बना लिया था और फायरिंग के लिए अपने शूटर भेज दिए। ये शूटर काले रंग की एक स्कॉर्पियो में सवार होकर पहुंचे और विशाल बैरी के घर पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन गुरुग्राम पुलिस को समय रहते इसकी भनक मिल गई। गुरुग्राम पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और अपराधियों को चैलेंज किया। नांदल गैंग के बदमाशों ने भागने या सरेंडर करने की जगह पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। इसके बाद दोनों तरफ से करीब 60 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 5 शूटर्स को गोली लगी, जिसमें से 4 ढेर हो गए और 1 अस्पताल में भर्ती है। कुमार सोनू मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, कोई और अपडेट मिल पाया है आपको? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए 1 बजे जो है इस पूरे मामले पर गुरुग्राम पुलिस जो है आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम डिटेल जो है वो साझा करेगी, जिसमें ये साफ हो पाएगा कि ये 5 शूटर कौन थे, इनकी पहचान क्या है, क्या इनके पीछे इनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज थे, क्या क्रिमिनल इनका बैकग्राउंड है, रिकवरी के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ कितना पैसा जो है इनको दिया गया था व्यापारी के घर पर, बिजनेसमैन के घर पर गोली चलाने के लिए, क्या कितने समय से जो है ये दीपक नांदल गैंग से जुड़े हुए थे और क्या ये उसके मुख्य शूटर हैं, शार्प शूटर हैं, या फिर सिर्फ पैसा देकर जो है वारदात को अंजाम दिलवाना चाहता था गैंगस्टर दीपक नांदल। ये तमाम ऐसी बारीकी डिटेल है जो अब से महज तकरीबन आधे घंटे या पौने घंटे बाद जो है वो हरियाणा पुलिस जो है वो शेयर करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि लाइव वीडियो जो है कुछ सामने आए हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जो गुरुग्राम पुलिस है, क्राइम ब्रांच की टीम है गुरुग्राम की, वो जो है उसके पुलिसकर्मी, हथियारबंद पुलिसकर्मी जो हैं वो जो एनकाउंटर स्पॉट है वहां पर देखे जा रहे हैं। दरअसल जब ये पूरा एनकाउंटर हो रहा था तो इलाके में इतनी दहशत हो गई थी, तमाम लोगों ने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन कुछ एक लोगों ने जो है ऊपर से वीडियो बनाए जिसमें ये साफ देखा जा सकता है एनकाउंटर किस तरीके से किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो 4 शूटर मारे हैं, ये
पूरे एनकाउंटर के बाद गुरुग्राम पुलिस की वाहवाही जरूर हो रही है कि आखिर किस तरीके से आमतौर पर हम देखते थे कि कहीं पिक्चर हो, कहीं नाटक हो, टीवी में, टेलीविजन में, कि पुलिस हमेशा देरी से आती है, लेकिन इस बार जो है पुलिस जो आरोपी थे उनसे पहले जो है पुलिस के पास उनकी जानकारी थी। जैसे ही वो वहां पहुंचे और सिर्फ व्यापारी के घर पर, बिजनेसमैन के घर पर गोली चला ही पाए थे, तो इतनी देर में 3 जगह से जो है पूरा ट्रैप लगाया, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, जो स्टेट में सामने गली है, तीनों तरफ से ट्रैप लगा के, गाड़ी लगा के पूरा रास्ता ब्लॉक किया गया और उसके बाद जो है तीनों जगह से जो है उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया। लेकिन जब आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया, पुलिस के ऊपर फायरिंग की, तो उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। आरोपियों की तरफ से, बदमाशों की तरफ से तकरीबन 35 से 40 राउंड बताया जा रहा है चलाए गए, जिसमें 20 के करीब जो है राउंड पुलिस की तरफ से चलाए गए और स्पॉट पर ही जो है 4 आरोपियों की मौत हुई है। इसके अलावा एक का जो है इलाज चल रहा है, जो कि गंभीर रूप से घायल है। इस पूरे एनकाउंटर में 3 आरोपी जो 3 पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल हुए हैं, उनका इलाज भी जो है चल रहा है। लेकिन इस पूरे एनकाउंटर के बाद गुरुग्राम के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो लोग सवाल उठाते थे, शायद अब उनके मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस ने जो काम किया है उसको लेकर जो है पूरे सोशल मीडिया से लेकर पूरे आसपास में पुलिस की जरूर तारीफ हो रही है और वाकई में काबिले तारीफ काम भी किया है कि स्पॉट पर ही जो है तमाम शूटर्स को ढेर करना और उसके बाद जो है वहां से तमाम एग्जिबिट्स उठाना, तमाम जो रिकवरी है, चाहे वो वेपन की हो, चाहे शूटर्स की गाड़ी की हो, उसको रिकवर करना। जी बिल्कुल, ये सफल ऑपरेशन रहा है गुरुग्राम पुलिस का और इस सफल ऑपरेशन में जो आरोपी हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, उनको ढेर भी किया गया है। ये कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस की तरफ से की गई। शुक्रिया आपका कुमार सोनू तमाम जानकारी के लिए।